नमस्कार, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भूपेंद्र दुबे। बिहार आज 2021-22 के लिए अपना बजट पेश करने जा रहा है। 2 बजे दोपहर में बजट पेश किया जाएगा। तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री अपना बजट पेश करेंगे। ईटीवी भारत सबसे बड़ा डिजिटल नेटवर्क आपके पास पल पल की खबर और अपडेट बिहार बजट की पहुंचाता रहेगा। किस क्षेत्र के लिए किस तरीके की व्यवस्था की गई है बजट में इस बार, खास तौर से स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और विकास के लिए किन किन चीजों को प्राथमिकता दी गई है, बजट का स्वरूप क्या रहता है, ये तमाम चीजें हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं बिहार विधानसभा, जहां कार्रवाई शुरू हो रही है। बजट से पहले हमारे संवाददाता सभी जगहों पर मौजूद हैं। प्रेस दीर्घा, उसके अलावा परिसर में विपक्ष की प्रतिक्रिया और तमाम आम लोग हों, व्यवसायी हों, जनता, छात्र, किसान, सबसे इस बजट पर प्रतिक्रिया लेंगे। सबसे बड़ी कवरेज ईटीवी भारत पर आप लगातार पाएंगे और सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले चलते हैं विधानसभा, जहां से हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ में रंजीत कुमार और हमारे पटना ब्यूरो चीफ अमित भेलारी भी वहीं होंगे। चर्चा करेंगे कि बजट का स्वरूप क्या होगा, लेकिन विधानसभा में अभी क्या चल रहा है, इसके लिए सीधा चलते हैं अविनाश के पास। दूसरा दिन है बजट सत्र का और विपक्ष महंगाई के मुद्दे पर सदन के बाहर लगातार नारेबाजी कर रहा है और कांग्रेस के सदस्य हमारे साथ हैं। देखिए, हम अपने सहयोगी कैमरामैन से कहेंगे, ये सामान लेकर, जो खाने का सामान है, मक्का का है और धान है, गेहूं है, प्याज है, जो महंगाई बढ़ रहा है वो लेकर पहुंचे हैं। हमारे साथ शकील जी हैं। शकील जी, क्या मैसेज देने की कोशिश है? मैसेज बहुत साफ है। सरकारें तकलीफ देने के लिए, खून चूसने के लिए नहीं होती हैं, सरकारें राहत पहुंचाने के लिए होते हैं। अखबार में पढ़िए प्याज की कीमत क्या हालत है, बाजार में जाइए आपके घर परिवार खरीदता है क्या कीमत है, और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जिसकी बुनियाद पे उत्पादनकर्ता के पास कुछ पैसे आते हैं, उसकी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर होती है। मकई की क्या हालत रही पिछले साल से लेकर आज तक, एमएसपी तय नहीं हो पाया। धान के बारे में इन्होंने तय कर दिया कि बस आज ही तक खरीदेंगे। धान अभी तक बहुत सारे किसानों के पास बचा हुआ है। गेहूं भी जिस तरीके से खरीदना चाहिए नहीं खरीदा जाता है। तो आखिर किसानों के पास क्या है? बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए सब कुछ है, किसानों के लिए क्या है? और एमएसपी तय करे प्लस उसके ऊपर कानून बनाए, यही है डिमांड। बिहार का बजट भी पेश होना है, किसी तरह की उम्मीद है? एकदम आप सही कह रहे हैं। बिहार के बजट में बजटरी प्रोविजन किसानों के उत्पादन के सामान को अधिक दामों में खरीदने का होना चाहिए। उसके लिए बजटरी प्रोविजन बड़े पैमाने पे होना चाहिए। इससे लाभ होगा बिहार को और जनता को और समाज को। देखिए, राजेश जी भी हैं, विधायक राजेश जी, क्या उम्मीद है? देखिए, ये बजट से, ये सरकार की बजट से हमको जो है कोई उम्मीद नहीं है, आशा नहीं है। जैसा कि आप देख लीजिए, धान अधिप्राप्ति पैक्स के माध्यम से खरीदा रहा है। पैक्स में आज लास्ट डेट है और किसान जो है अभी उनका धान भी नहीं बिका है। तो आप जो है इस बीच में दो बार आप जो है डेट निकाले और अभी जो है दलाल जो है अपना रजिस्ट्रेशन पैक्स में करा चुका है। बिचौलिया सरकार का दावा है कि इस बार बहुत ज्यादा धान खरीद हुई है। कुछ नहीं, चलिए हमारे साथ चलें, सरकार के कोई मंत्री चले, कृषि मंत्री चले, हम लोग प्रमाणित कर देते हैं। कहाँ किसान से डायरेक्ट बात करें, हम लोग पीछे रहेंगे, वो आगे बात करेंगे। क्या बात करेंगे? ये राजस्व इस बार अधिक नहीं आया है, तो आपको लगता है बजट का आकार सरकार के लिए बढ़ाना चुनौती होगा? देखिए, बजट लाना और प्रावधान करना ये सरकार का काम है, लेकिन बजट यदि लॉस हुआ है तो कई कारण है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो अन्नदाता है उसको आप जो है गर्दन को हलाल कर देंगे। ये नहीं है सरकार लोक कल्याणकारी सरकार होती है, लोगों के लिए सरकार होती है, जो है बड़े बड़े घराने और बिजनेस घराने के लिए नहीं होती है। देखिए, कांग्रेस के विधायक हैं और विधानसभा के बाहर आरजेडी, एआईएमआईएम के सदस्य और माले के सदस्य अभी कुछ देर पहले महंगाई के मुद्दे पर ही लगातार नारेबाजी कर रहे थे और सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आज बजट पेश होना है। दूसरे हाफ में 2 बजे बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद बजट पेश करेंगे। उनका पहला बजट होगा। इससे पहले एनडीए सरकार में सुशील मोदी लगातार बजट पेश करते रहे। सबसे अधिक 13 बार उन्होंने बजट पेश का रिकॉर्ड बनाया था। हमारे साथ सहयोगी रंजीत भी हैं। रंजीत, आज बजट है, क्योंकि पिछला बजट हम देखें 2021 जो था 20-21 का, वो 2,11,000 से अधिक करोड़ का था। इस बार क्या लगता है, कोरोना काल है, राजस्व भी बहुत ज्यादा नहीं आया है, तो सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है बजट का प्रावधान करना? बिल्कुल, देखिए, इस बार जरूर सरकार को रेवेन्यू कम आई है। ऐसे में आप बहुत ज्यादा बजट
का आकार बढ़ेगा इसकी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। पिछले 2 बजट की अगर हम बात कर लें तो 2 लाख से 2,12,000 करोड़ के बीच का बजट रहा है। आपको विधानसभा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने महंगाई का मुद्दा उठाया और अपने साथ वो मकई के साथ चावल, गेहूं, तमाम चीजें लेकर के सदन में पहुंचे हुए हैं। बजट की प्रारूप पर चर्चा हुई है और आपको सीधे विधानसभा लिए चलते, जहां राजद के कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार की आर्थिक संरचना बेपटरी हो चुकी है, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, शिक्षा व्यवस्था हो रही है। जी देखिए सरकार, ये एनडीए के लोगों ने चुनाव में वादा किया था कि हम 19 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, लेकिन आज कई महीना बीत गए सरकार बने हुए और एक भी बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला। यहां तक कि किसानों की मांगों को पूरी नहीं की जा रही है। धान की अधिप्राप्ति का डेट समाप्त कर दिया गया, उसकी अवधि बढ़नी चाहिए और किसानों का धान अधिप्राप्ति होनी चाहिए, खरीद होनी चाहिए। और रोज डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ता चला जा रहा है बेतहाशा ढंग से। ये सरकार केवल पूंजीपतियों की सरकार है और पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है। बजट पेश होना है बिहार का, जब लगता है बजट है कुछ नहीं, उम्मीद कुछ नहीं है, इसलिए कि जब केंद्र सरकार से उम्मीद नहीं हो सकी तो बिहार सरकार तो उनके चट्टे बट्टे हैं, जो केंद्र की है वही उनके चट्टे बट्टे भी करेंगे। लेकिन हम अध्ययन करेंगे, बजट पेश है आज होगा, अध्ययन करेंगे तो रिएक्शन करेंगे। सदन चलने देंगे ना? अरे सदन चलेगा जब हमारी मांगे को पूरी सरकार करेगी। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जितने विधायक हैं वो जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता की मांगों को अगर पूरी सरकार नहीं करती है तो सदन किस बात को चलेगा, नहीं चलने दिया जाएगा। तो आरजेडी के सदस्य साफ कह रहे हैं कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो सदन चलने नहीं देंगे। हम बजट को लेकर लगातार बात कर रहे थे अपने सहयोगी रंजीत से। रंजीत, क्योंकि आज बजट का दिन है और बड़ा दिन है बिहार के लिए, तो क्या लगता है? आप बता रहे थे कि सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, राजस्व कम है। बिल्कुल, पिछले 2 बार से जो बजट पेश हो रहे हैं तो 2 लाख से 2,10,000 करोड़ के बीच का बजट हो रहा है। तो इस बार भी जो रेवेन्यू 23% केंद्र सरकार को रेवेन्यू इस बार कम आई है। तो जो वित्त आयोग के सिफारिश पर जो बिहार सरकार को पैसा मिलना था, जाहिर तौर पे वो उसका स्टेक भी कम होगा, हिस्सा कम होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो बिहार सरकार बहुत ज़्यादा बजट के आकार को नहीं बढ़ाने की स्थिति में है। तो एक तो केंद्र का रेवेन्यू कम हुआ, दूसरा बिहार सरकार का भी जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो भी रिड्यूस हुआ है। तो लॉकडाउन रहा है और उस दौरान परिवहन से सबसे ज़्यादा और निबंधन से इनको रेवेन्यू आता है, तो परिवहन व्यवस्था पूरी तरह ठप थी। तो परिवहन से हमें लगता है कि 25 से 30% ही रेवेन्यू बिहार सरकार को इस बार आ सका होगा। तो बड़ा डेफिसिट है, नुकसान है सरकार को। और ऐसे में जो पिछले बार का जो बजट था 2,11,000 करोड़ का, वो रिटेन हो जाए तो ये बड़ी बात होगी। 10% के आसपास बढ़ाने की बात कही जा रही है दुबे जी। और सबसे बड़ी बात है कि जो योजना मद की राशि की बात करें, जिसमें योजना की राशि रखी जाती है सरकार के लिए, क्योंकि बजट विधानसभा चुनाव में 7 निश्चय पार्ट 2 में सरकार ने बड़ा वादा किया है जनता से हर खेत तक पानी पहुंचाने का, जिस पर बड़ी राशि की जरूरत होगी। 19 लाख रोजगार देने की बात कही है, इसके लिए कई योजना शुरू करनी होगी, तो उन सबों में बड़ी राशि की जरूरत होगी। 2 चीजें काफी अहम हैं जिस पर आप दोनों लोगों से चर्चा करना चाहेंगे। रंजीत, स्वास्थ्य देख रहे हैं और पूरे सरकार की व्यवस्था को आप समझ रहे हैं। कोविड के समय में जिस तरह से स्थिति बिहार में रही, रहने के लिए जगह नहीं था, वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं थी और लगातार ये कहा गया कि सरकार को इस पर काम करना पड़ेगा, तो क्या सबसे पहले शिक्षा से इतर जाकर के अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की हम बात कर लें तो क्या दिख रहा है? चूंकि स्वास्थ्य मंत्री से भी बात कई बार हुई है, तो जरा इस पे भी फोकस डालिए कि स्वास्थ्य को लेकर के इस बार कितना बजट रखा जा सकता है, या आपकी राय क्या है, जरा इसे स्पष्ट कराइए। जो बिहार का बजट रहा है, सबसे ज्यादा राशि सरकार की तरफ से कहा जाता रहा है कि शिक्षा पर हम देते रहे हैं। लगभग 22% से अधिक की राशि जो बजटीय प्रावधान है वह शिक्षा पर दिया जाता है। स्वास्थ्य निश्चित रूप से उसके बाद आता है। हमारे साथ रंजीत है, स्वास्थ्य देखते रहे हैं, लेकिन चुनौती बड़ी है सरकार के लिए, क्योंकि राजस्व कम आया है। केंद्र से भी राजस्व बहुत ज्यादा मिलेगा या उम्मीद नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में मिलकर कई चीजें रखी है उनके सामने बिहार को लेकर। रंजीत, क्या लगता है? स्वास्थ्य एक बड़ा इशू है, कोरोना का समय है, क्योंकि सरकार को बहुत कुछ करना है, क्योंकि अभी पीएमसीएच जैसा बड़ा अस्पताल पर भी सरकार बड़ी राशि खर्च कर रही है।
तो ऐसे में बड़े प्रोजेक्ट तो हैं ही हैं, लेकिन जो जरूरी चीजें हैं उसे भी पूरा करने में बड़ी राशि की जरूरत पड़ेगी। अभी टीकाकरण, वैक्सीनेशन का भी काम होना है। बिल्कुल, स्वास्थ्य बिहार में चौथे स्थान पर है। बजटीय प्रावधान के हिसाब से अगर हम बात कर ले, 11,191 करोड़ का बजट पिछली बार का था। इस बार कम से कम स्वास्थ्य विभाग के बजट में हम बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए उम्मीद कर सकते हैं कि केंद्र सरकार ने भी अपने बजटीय प्रावधान, बजट के आकार को, स्वास्थ्य विभाग के बजट के आकार को बढ़ाया है। पिछले बार 37% के आसपास बढ़ा। 94,000 करोड़ का पिछली बार का बजट था और इस बार केंद्र सरकार का जो स्वास्थ्य का बजट है वो 2.25 लाख करोड़ का बजट हो गया। तो आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि पूरे बिहार सरकार के बजट का जो आकार है वो अकेले केंद्र में स्वास्थ्य विभाग के बजट का आकार है 2.25 लाख करोड़ और 2,11,000 करोड़ का पूरे बिहार सरकार का बजट है। तो एकदम संकेत साफ है कि केंद्र सरकार की प्रायोरिटी कोविड एरा में हेल्थ है और बिहार सरकार को भी उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा। पिछले बार तो जरूर चौथे स्थान पर था, सबसे ज़्यादा 35,000 करोड़ से ज़्यादा हम खर्च करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। उसके बाद हम ग्रामीण विकास के क्षेत्र में खर्च करते हैं लगभग 17,000 करोड़। तीसरे स्थान पर वेलफेयर पे खर्च करते हैं। अभी जो कोरोना का समय हुआ, बिहार सरकार ने कहा कि हम जो बाहर से लोग आए उन पर 5,000 रुपये से अधिक की राशि खर्च किए और बड़ी तादाद थी, लगभग 21 लाख से अधिक लोग आए थे। सरकार ने कहा कि 10,000 करोड़ से अधिक की राशि खर्च हुई है। तो लगता है कि उस सब की क्षतिपूर्ति भी उन सबों की क्षतिपूर्ति भी करना होगा और बजट में क्योंकि कई तरह की व्यवस्था करनी होगी। कोरोना का जो टीकाकरण है वो तो है ही है, जांच की जो प्रक्रिया उसमें भी कई तरह की अनियमितता सामने आई है, तो वह भी एक चुनौती है। बिल्कुल, 35,000 करोड़ का जो बजटीय प्रावधान है वो किया गया था। इस बार निश्चित तौर पे आप उम्मीद कर सकते हैं कि 10 से 15% जो बजटीय प्रावधान है बिहार के अंदर उसमें इजाफा होगा। 35,000 करोड़ वैक्सीनेशन के लिए वो बिहार को मिले हैं और उस पर सरकार वैक्सीनेशन के लिए वो खर्च करेगी। तो उसके लिए सरकार, बिहार सरकार को प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं है, वो केंद्र से ही सहयोग मिलेगा। लेकिन आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने हैं राज्य के अंदर। हर एक जिले में एक कहिए कि रोकेंगे अविनाश जी, आपको रोकेंगे, इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन बजट का स्वरूप क्या हो इस पर एक चर्चा कर लेते हैं। पटना विश्वविद्यालय के डीन रहे हैं और वरिष्ठ इकोनॉमिस्ट हैं नवल किशोर चौधरी जी। वो बिहार बजट को लेकर क्या कह रहे हैं सुना देते हैं, फिर चलेंगे आपको विधानसभा लेकर के इस चर्चा में। जरा नवल किशोर चौधरी को सुन लीजिए कि उनकी क्या राय है इस बजट को लेकर के। ईटीवी भारत से उन्होंने खास बातचीत की है। दबाव 2 स्तर पर है, जो खर्च अधिक करने की जरूरत है, जिसको पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं उसको बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि जब तक पब्लिक एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाएंगे आप तो विकास की गति को तेज नहीं कर सकते हैं, लोगों की आय में वृद्धि नहीं होगी, जीवन स्तर में सुधार नहीं होगा। खास करके जो हेल्थ बजट है उस पर तो विशेष ध्यान देना होगा। अभी आप राष्ट्रीय स्तर पर देख रहे हैं कि सरकार कह रही है कि 137% की वृद्धि उसने की है, जिसमें 35,000 करोड़ तो सिर्फ वैक्सीन को लेके है। तो बिहार के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी तो जोर देना होगा। अभी कोरोना में उस पर जो दबाव पड़ा है और हमने महसूस किया है कि हमारा जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और यही कारण हुआ है कि कोरोना से जो हमने लड़ाई लड़ी है उसमें हमको जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी नहीं मिली। तो हेल्थ सेक्टर पर तो बजट बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी ओर शिक्षा नॉर्मलसी की तरफ जा रहा है। कोरोना का असर कम होने के साथ साथ नॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही है, स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं, बड़ी संख्या में शिक्षकों की कमी है और शिक्षा मंत्री जो नए हुए हैं विजय चौधरी जी वो बोल रहे हैं कि नियुक्ति करेंगे, तो शिक्षा का बजट पर भी असर पड़ेगा। और जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सामने में आया है उभर कर किसान आंदोलन के संदर्भ में, आप पाएंगे कि उस पर ध्यान देना होगा कृषि क्षेत्र पर, नहीं तो व्यापक स्तर पर संतोष की संभावना आंदोलन की समस्या है। अभी जिस तरह के तथ्य आ रहे हैं कि धान की खरीद को रोका जा रहा है जिसके फलस्वरूप विरोध हो रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले हमसे कुछ ग्रास रूट जो वर्कर्स हैं मिले थे, उनका कहना था कि धान की खरीद नहीं हो पा रही है पैक्स के माध्यम से, तो व्यापक असंतोष है, उनको नुकसान हो रहा, तो कहीं न कहीं उस पर भी खर्च।
जो चर्चा विधानसभा में हमारे संवाददाता कर रहे हैं, उसी चर्चा को पुख्ता मुहर लगाई है नवल किशोर चौधरी ने। सीधा लिए चलेंगे अपने सहयोगी अविनाश के पास। अविनाश जी, प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी का कहना है कि हेल्थ इंफ्रा को बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कोविड पीरियड में हमें देखने को मिला है उसकी स्थिति बहुत खराब रही है। और दूसरा, उन्होंने शिक्षा की बात कही है कि वहां भी काम करने की जरूरत है। और तीसरी बात उन्होंने किसानों की है, जो हम लोग अपनी चर्चा में शुरुआत में ही रखे थे, क्योंकि कांग्रेस का भी आरोप है कि कृषि मंत्री चल के जमीन पर देख लें कि धान की खरीद की स्थिति क्या है। नवल किशोर चौधरी का भी यही कहना है। आपको लगता है कि बजट में ये चीजें समाहित होंगी? क्योंकि पिछले अगर बजट के स्वरूप को देखा जाए, उस आधार पर हम समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, शिक्षा पर तो पहले से सरकार सबसे ज़्यादा खर्च करने का दावा करती रही है। हालांकि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज़्यादा राशि खर्च होती रही है, यह भी है। लेकिन इस बार क्योंकि कोरोना का समय है और बड़ी संख्या में स्कूल में बच्चे इस बार जा नहीं सके हैं, तो चुनौती यह भी है कि शिक्षकों की व्यवस्था हो, क्योंकि शिक्षकों की काफ़ी कमी है और अपॉइंटमेंट हो नहीं पाया। शिक्षकों का मामला कोर्ट में भी चला गया। तो यह भी सरकार के लिए एक चुनौती है कि शिक्षकों की व्यवस्था करें, शिक्षकों की नियुक्ति करें, उस पर बड़ी राशि की जरूरत पड़ेगी। और जैसा कि स्वास्थ्य को लेकर लगातार विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि कई तरह की व्यवस्था करनी है। देखिए, इलाज तो है ही है, लेकिन इस बार जिस प्रकार से कोरोना का लंबा समय हुआ और सारा कुछ सरकार पर निर्भर हो रह गया, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल बंद रहे लंबे समय तक, तो सरकार की कोशिश है कि सरकारी जो व्यवस्था है उसे और ठीक करें। तो उसके लिए और अधिक निश्चित रूप से बजटीय प्रावधान स्वास्थ्य पर करना होगा। रंजीत, क्या लग रहा है जो व्यवस्था अभी तक होता रहा है, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल जिस प्रकार से बीच में कोरोना के समय बंद रहे, उससे लोगों को बहुत लाभ नहीं मिला और कई तरह की चीज़ें हैं कोरोना के समय, तो क्या लगता है कि जो क्योंकि विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य और कृषि ये तीन बड़े बिहार के लिए इशू हैं, तो ये तीनों ध्यान में रहेगा सरकार को? बिल्कुल, सबसे ऊपर तो शिक्षा रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरे स्थान पर पिछली बार ग्रामीण विकास रहा था और तीसरे स्थान पर वेलफेयर था और चौथे स्थान पर स्वास्थ्य था। लेकिन इस बार हमें लगता है कि दूसरे नहीं तो तीसरे स्थान पर स्वास्थ्य को रखा जाएगा, क्योंकि अब पिछले आप कोरोना काल में देखे होंगे कि तमाम जो अलग अलग विभागों में पैसे थे उसको डाइवर्ट कर दिया गया था स्वास्थ्य विभाग के बजट में। तो ये जरूर सरकार इस बार करेगी कि हेल्थ सेक्टर के बजट को थोड़ा अपलिफ्ट करेगी। दूसरे या तीसरे स्थान पे स्वास्थ्य विभाग के बजट को रखा जा सकता है। एक चीज और आपको जानकारी दे दें कि जो विधायक और विधान पार्षद के सदस्य, विधान परिषद से सदस्य हैं, उनके फंड की राशि को भी स्वास्थ्य विभाग ने लिया था। बिल्कुल बिल्कुल, जो विधायक हैं और जो सांसद हैं, सबने ये अपनी राशि को स्वास्थ्य विभाग को दिया था और वो हेल्थ सेक्टर में खर्च किए जाने थे। तो अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है, वैक्सीनेशन भले ही शुरू हो गया हो, फ्रंटलाइन वर्कर्स को बिहार में दिया जा रहा हो, लेकिन अब भी सरकार की जो प्राथमिकता है हेल्थ सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की है। देखिए, हमारे सहयोगी अमित भी हमसे जुड़ गए हैं। अमित, क्योंकि आज तेजस्वी ने अनाउंस किया है ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचेंगे, कहाँ हैं वो, क्या स्थिति है अभी? देखिए, तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं विधानसभा। उन्हें ट्रैक्टर से हालांकि अंदर नहीं आने दिया गया, वो मुख्य गेट पर ही थे और वहां ट्रैक्टर से उतर करके वो पैदल ही विधानसभा पहुंचे हैं। तो ये एक कृषि कानून को लेकर जो विरोध है, वो विरोध दर्शाने के लिए एक सांकेतिक प्रदर्शन भी माना जाएगा, इसको सांकेतिक विरोध ही माना जाएगा। वो विरोध दर्शाया है विधानसभा पहुंचकर नेता प्रतिपक्ष ने, और ये दिखाया है कि हाँ भाई, हमारा जो विरोध है वो जारी है। विपक्ष इसे मुद्दा बना लिया है। प्रियंका गांधी जो है इसको अब पूरे देश में हवा देने के मूड में है। और जो इकोनॉमिस्ट हैं नवल किशोर चौधरी, उनका भी कहना है कि जिस तरीके से धान की खरीद, किसानों का आंदोलन और भीतर छुपा हुआ गुस्सा बाहर आ रहा है, अगर वो नहीं रोका गया तो एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। सियासत कितनी है, जरूरत कितनी है, जरा इसे भी समझाइए। अमित, क्या लग रहा है किसानों का आंदोलन, हालांकि बिहार में जो दूसरे राज्यों में हुए, पंजाब हरियाणा में, उस तरह से तो नहीं हुआ, लेकिन विपक्ष लग रहा है इसे इशू बनाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, वो लगातार कोशिश हो रही है, लेकिन ये एक फैक्ट है, ये कड़वी सच्चाई है कि बिहार में उन्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिला है।
बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिला। ये वजह है कहीं ना कहीं धान खरीद का मुद्दा तो बना रहे हैं। बिल्कुल, अब उनके पास एक ये सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे में भी सरकार भारी पड़ेगी क्योंकि इस बार 35 लाख टन से ज़्यादा जो है वो खरीद हो चुकी है। तो रिकॉर्ड एक बार इस बार 24 लाख टन मैक्सिमम हुआ था बिहार में कुछ साल पहले, और इस बार तो सरकार ने रिकॉर्ड बना दिया है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन फिर भी सरकार भारी पड़ेगी इस मामले में। और किसानों के मुद्दे पर जब जब वो उन्होंने आंदोलन किया है, कोई सपोर्ट किसानों को नहीं मिला है। हालांकि एक बड़ी बात ये देखने को मिली कि विपक्ष एकजुट दिखा है हर मौके पर। जो भी कार्यक्रम बना है, ऐसा पहले कभी पिछले कई सालों से नहीं हुआ था। तेजस्वी यादव कंपैरेटिवली युवा नेता हैं और उनके पास बड़ी जिम्मेदारी है पूरे महागठबंधन के नेताओं की, लेकिन एक तरह से जब भी उन्होंने आंदोलन किया है, सबको एकजुट और एक साथ लेकर चल रहे हैं। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है विपक्ष के लिए। विपक्ष संख्या बल से भी इस बार सदन में बहुत मजबूत स्थिति में है। माले के सदस्य पहली बार 12 की संख्या में जीत कर आए हैं, वामपंथी 16, मतलब मिला लें तो वामपंथी 16 संख्या हो जाता है, और किसान उनके लिए बड़ा मुद्दा रहता है। तो आरजेडी और माले, आपको लगता है दोनों मिलकर काम करेंगे इस पर? बिल्कुल, ये मिलकर काम कर रहे हैं। आप देखिए कि उन्होंने दिसंबर महीने में जो है गांधी मैदान के पास, गांधी मूर्ति के पास प्रदर्शन किया। जनवरी महीने में उन्होंने मानव श्रृंखला बनाई। सब में एकजुट दिखे हैं और आगे भी उनका जो कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं बार बार वो एक साथ बैठ रहे हैं। हम जब भी अब दिखाते हैं आपको महागठबंधन की बैठक, सभी तमाम दल एक साथ नजर आते हैं, एक साथ बोलते हैं। कहीं कोई मनमुटाव या कहीं कोई वैचारिक मतभेद भी सामने नजर नहीं आ रहा है, सब एक साथ हैं। ये एक बड़ी बात है कि संख्या बल तो बढ़ा ही है, एकजुटता दिख रही है विपक्ष की, और ये सरकार के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है कि भारी पड़ेगा इस बार पूरे सदन में विपक्ष। आपके पास फिर लौटेंगे और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मुद्दे पर चर्चा करना जरूरी है। लेकिन जरा सुन लेते हैं बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन और बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के जो उद्यमी हैं, उनका क्या कहना है, उनकी उम्मीदें क्या है इस बजट से, और बजट में जिस तरीके के प्रावधान होने हैं, खासतौर से इंडस्ट्रियल इंफ्रा के लिए तो बात बहुत सारी होती है। विपक्ष भी लगातार आरोप लगा रहा है कि रुई से लेकर के सुई तक के कारखाने के बारे में बता दिया जाए कि 15 साल में क्या किया गया। नीतीश के शासनकाल में नीतीश कुमार का आरोप है कि 15 साल में जिस तरीके का बिहार बनाया गया उसमें एक भी औद्योगिक इकाई आई नहीं। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच उद्यमी पिछले 15 साल, इस 15 साल और अगले 15 साल के लिए बिहार को क्या सोचते हैं, क्या देना चाहते हैं, उनके विचार क्या हैं, बजट से उन्हें क्या उम्मीदें हैं, जरा इसे सुन लेते हैं। आप दोनों लोगों के पास तुरंत लौटेंगे, जरा इंडस्ट्री को सुन लिया जाए कि क्या कह रहे हैं बिहार के उद्यमी। हमारा जो विचार है वो सब औद्योगिक पर ही केंद्रित हो जाता है। तो हमको लगता है कि जिस तरह से यहाँ शहनवाज हुसैन जी को केंद्रीय मंत्री थे, उनको बिहार में लाया गया, तो ये एक फोकस है इंडस्ट्री पर कि यहाँ बिहार में औद्योगिकरण अच्छा होगा, और जब अच्छा औद्योगिकरण करना है तो अच्छा बजट भी आएगा। पिछले बार का जो बजट था वो सिर्फ पूरे बजट का 0.6% था। हमको इस बार लगता है कि ये संख्या काफ़ी बड़ी मात्रा में आएगा, जिससे लोगों के एक मैसेज जाएगा कि बिहार में सही में औद्योगिकरण होने वाला है। सरकार हम लोगों से हमेशा कोरोना समय में व्यापारियों से मदद लेती रही है। हम लोगों ने बिना शर्त व्यापारियों को अपने मदद भी दिया है सरकार को। आज स्थिति ये है कि व्यापारी को सरकार की तरफ से कोई भी चीज़ नहीं मिला है, केंद्र सरकार की तरफ से तो कुछ भी नहीं मिला है, ना ही आर्थिक पैकेज मिला है, ना उनको ईजिली लोन मिल पा रहा है। तो हम सरकार से ये जरूर करेंगे कि जो हमारे छोटे और खुदरा व्यापारी हों उनको ईजिली लोन मिल सके, अपने व्यापार को वो सुदृढ़ कर सके। और इसी उम्मीद के साथ हम लोग आशा भी कर रहे हैं कि इस बजट में निश्चित तौर पर सरकार का ध्यान उस पर रहेगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वेंडर हमारे रोड पे जो लगाते रहते हैं उनके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था वेंडर जोन के माध्यम से निश्चित तौर पे होना चाहिए, जो हम लोग काफ़ी समय से इस बारे पे चर्चा भी करते रहे हैं, लेकिन नगर निगम का और सरकार का उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। तो कृपया वो भी हमारे समाज के एक वर्ग हैं और उनका भी हमें ध्यान देना चाहिए, सरकार की तरफ उसको मुखातिब होना। खासतौर से अगर पिछले बजट को देख लें तो बड़ा एक विभेद भी है, जहां एक तरफ उद्योग को आगे बढ़ावा देने के लिए, उद्योग को लगाने के लिए, बिहार में बेहतर इंडस्ट्रियल इंफ्रा खड़ा करने के लिए चर्चा होती है, लेकिन बजट की बात करें तो कुल बजट का केवल 0.6% उद्योगों के लिए रखा गया था। तो ये जो विरोधाभास है, ये जो द्वंद्व है कि बिहार को आत्मनिर्भर बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत की बात शुरू हो गई, आत्मनिर्भर राज्य बोलना शुरू कर दिए हैं अपने बारे में, लेकिन आत्मनिर्भर बिहार कब अपने को बोलेगा, ये मुख्यमंत्री कब बोलेंगे, वित्त मंत्री कब बोलेंगे, विपक्ष कब बोलेगा, हम कब बोलेंगे कि अब आत्मनिर्भर बिहार की बात हम करेंगे, इसके लिए क्या रोड मैप हो सकता है, क्योंकि विपक्ष का सवाल है। और उसी सवाल के बारे में
सत्ता पक्ष का भी सवाल है कि आखिर इन्होंने किया क्या है। चलते हैं सीधा विधानसभा लेकर के, हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश जी, अब ये उद्योगपतियों का कहना है कि जो पिछली बार का बजट था वो इतना कम था कि उस पर कुछ कहा ही नहीं जा सकता, और दूसरी तरफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अधिकारियों, जो व्यवसायी हैं, उनका कहना है कि जो वेंडर जोन बनाया जाए, हमारे जो ठेला रखने वाले लोग हैं उनके लिए व्यवस्था दी जाए। और बड़ी एक उन्होंने बात उठाई है जिसे नीतीश कुमार ने नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री के सामने भी रखा था कि बैंकों का रुख बिहार के लिए ठीक नहीं है। तो जो इस तरह की बातें उद्यमी कह रहे हैं, नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि औद्योगिक संरचना के लिए एक अतिरिक्त फंड होगा, लेकिन जो बजट में प्रावधान होता है वो इतना कम है कि उस पर चर्चा करने के लिए अगर ये कहा जाए तो सिर्फ औपचारिकता होती है। तो क्या उम्मीद है? पलायन, कोरोना, बिहार का आना, पूरे भारत में ये बताना कि बिहार के कितने लोग बाहर हैं, और मनरेगा में काम दे करके खत्म कर लेना, लेकिन नियमित तौर पर रोजगार कैसे आएगा? जरा समझाइए इसे, क्योंकि इसी विभेद और द्वंद्व में बिहार 30 सालों से तो हम लोग देख रहे हैं जूझ रहा है, चाहे आरोपों में, चाहे राजनीति में, या राजनीति के दूसरे शब्दों में। जरा समझाइए इसे। देखिए दुबे जी, बिहार सरकार यानी नीतीश सरकार का लगातार कहना रहा है कि एक दशक से डबल डिजिट में ग्रोथ होता रहा है, लेकिन बिहार में जो बिहार के लोगों की प्रति व्यक्ति आय है वो अभी भी देश में काफ़ी कम है। जो औसत निकाल लें, औसत से भी आधे से कम है। तो इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि बिहार में गरीबी किस स्तर पर है। सरकार का अपने तरफ से दावा भी रहा है कि हम तो लगातार विकास कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत तरक्की की है, रोड के सेक्टर में हमने बहुत काम किया है, बिजली के सेक्टर में घर घर बिजली पहुंचा दिया है, और हर घर पानी भी पहुंचा रहे हैं, और खेत में भी पानी पहुंचा रहे हैं कि अब योजना पर काम कर रहे हैं। हम संजय मयूख हैं, संजय मयूख से हम ही जानते हैं। संजय मयूख जी, बिल्कुल, क्योंकि आज बजट पेश होना है सत्ता पक्ष की तरफ से, क्या किस तरह की उम्मीदें? क्योंकि नीतीश कुमार लगातार प्रधानमंत्री से भी मिल रहे हैं, बिहार की जो स्थिति है उसमें उनकी मांग रही है विशेष राज्य के दर्जे की, बिहार में विशेष मदद मिले इसकी मांग रही है, उड़ीसा में बंदरगाह की व्यवस्था हो, 10 साल से उनकी मांग होती रही है, उद्योग में निवेश हो, क्योंकि इतना सब कुछ काम होने के बाद भी औद्योगिक निवेश नहीं हुआ है, उद्योग नहीं लगे हैं। तो इस बार बजट से हर क्षेत्र के लोगों की उम्मीद है, और क्या लग रहा है कि कुछ उम्मीदों पर खरे उतरेंगे आप लोग? देखिए, हम बार बार कहते हैं डबल इंजन की सरकार बनी है। बिहार की जनता ने अपार आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी दिया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी दिया है, भारतीय जनता पार्टी को भी दिया है, जनता दल यू, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी को भी दिया है। तो इस पर हम खरे उतरेंगे, जनता की कसौटी पर खरे उतरेंगे, और जनता के हित में जो भी काम है यह सरकार जरूर करेगी, ऐसी हमारी भी अपेक्षा है और पार्टी भी ऐसा सोचती है। नहीं, डबल इंजन की सरकार है ये तो हम लोग भी कहते रहे हैं, विपक्ष भी कहता रहा है, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल रहा है। परिणाम आने दीजिए, बहुत सुखद परिणाम होंगे, आप बजट को आने दीजिए, और बहुत ही अच्छा बजट है, इसलिए आप अविनाश जी 6 सालों में क्या दिया है जरा पूछ लीजिएगा। 6 सालों में बिहार को मिला क्या है? मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरी तरह से सोच रहे हैं और बिहार के हित में काम होगा। एक सवाल है, हमारे एंकर कर रहे हैं, दुबे जी हैं, हम कह रहे हैं कि बिहार को मिला क्या है डबल इंजन की सरकार में? बिहार को क्या मिला उस पूरे को लेकर हम थे। एम्स मिला, हर तरह सड़कें मिली। आप पटना आए, माननीय दुबे जी से मेरा आग्रह होगा बिहार आवे, बिहार में आपको आमंत्रण है। बिल्कुल, संजय मयूख जी से अविनाश जी लगातार इस सवाल को भी रख लीजिए कि पलायन मिला, कोरोना में लोगों की परेशानी मिली, रोजगार नहीं मिला, और लोगों के लौट के जाने का फिर बिहार का दर्द मिला, कटाव मिला, बाढ़ मिला, लेकिन राहत नहीं मिली। जरा पूछ लीजिए। बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, आपको नहीं लगता है कि और बहुत कुछ करना है बिहार के लिए? नहीं तो हम करने ही के लिए आए हैं। जो 70 वर्षों से लोगों ने बंद कर रखा था, हमने शुरुआत की है। आप इंतजार करिए, बहुत सुखद परिणाम होंगे। महंगाई से अभी लोग त्रस्त हैं सबसे। आप इंतजार करिए, बहुत सुखद परिणाम होंगे। देखिए, सदन की कार्यवाही शुरू है और उसमें जा रहे हैं संजय मयूख, लेकिन इनका साफ कहना है कि डबल इंजन की सरकार है और हम लोग काम करने ही आए हैं। और हमारे सहयोगी अमित भी हमसे जुड़े हुए हैं। अमित, क्योंकि बजट आज पेश होना है, दूसरे हाफ में 2 बजे बजट पेश होगा, विपक्ष की भी नज़र है बजट पर। अभी भाई वीरेंद्र से मेरी बात हो रही थी, उनका कहना था कि बजट पेश हो जाए तो हम लोग एक स्टडी करेंगे, फिर उस पर सरकार से जवाब लेंगे। तो लग रहा है विपक्ष भी इन चीज़ों पर नज़र बनाए हुए हैं। देखिए, बहुत तगड़ी नज़र है, विशेष रूप से
एक नीतीश कुमार ने जब से मुख्यमंत्री ने जब से वो विशेष राज्य के दर्जे की मांग की, एक बार दोहराई है फिर से बैठक में, नीति आयोग की बैठक में, और उसके बाद जो जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, महंगाई में विशेष रूप से प्याज का दाम बढ़ा है और तमाम चीज़ों के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उसको लेकर भी हमलावर है विपक्ष। और जो जानकारी में मिल रही है कि राजद की बैठक होगी आज, विधायक दल की बैठक आज होनी है, और इस बैठक में भी इस बात पर चर्चा हुई किस तरह से सरकार को घेरा जाए। और ये बड़ा मुद्दा रहेगा, बड़ा मुद्दा इसलिए कि बिहार में पेट्रोल डीजल पर जो सेस लगा हुआ है और जो टैक्स वसूलती है सरकार, बिहार में पेट्रोल डीजल की कीमत भी आसमान छू रही है, और उसके कारण से तमाम चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के कारण रसोई गैस की कीमत बढ़ी है, प्याज की कीमत बढ़ी है, इन तमाम चीज़ों पर कड़ी नज़र है। और हमारी जो नेताओं से बात हुई, विपक्ष नेताओं से, उनका कहना है कि सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बनाई जा रही है। विपक्ष का ध्यान बजट में इस बात पर है कि सरकार कितना रिलीफ देती है। सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बनाई जा रही है। हमारे साथ रंजीत है। रंजीत, विशेष राज्य के दर्जे की मांग नीतीश कुमार लंबे समय से करते रहे हैं, वो कहीं पूरा होता नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, इस बार उन्होंने जरूर इस पर संकेत दिए हैं, लेकिन जोर देकर नहीं कहा है। चूंकि नीतीश कुमार को भी अभी पता हो गया है कि एनडीए से दूर रह के भी हम विशेष राज्य का दर्जा नहीं ले सकते हैं और साथ रह के भी नहीं ले सकते हैं, तो अब इन्होंने बीच का रास्ता अख्तियार कर लिया। अब जिक्र कर रहे थे बिहार के प्रति व्यक्ति आय की, तो उसमें जो सबसे अहम कड़ी है, निचले पायदान पर तो है प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से, लेकिन इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है बिहार के अंदर। राजधानी पटना जिले की अगर बात कर ले तो 60,000 रुपये एक व्यक्ति की आय है। दूसरे स्थान पे सिवान आता है, तीसरे स्थान पे गोपालगंज आता है। तो इन 3 जिलों की आय ज़्यादा है, लेकिन इनइक्वालिटी का आलम यह है कि आप सुपौल चले जाइए, मधेपुरा चले जाइए, सहरसा चले जाइए, ये ऐसे ज़िले हैं जिनका जो प्रति व्यक्ति आय है वो 10,000 रुपये से कम है। तो ये जो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की जाती रही थी, तो वो एक हवाई बात साबित हो रही है। क्योंकि अगर इंक्लूसिव ग्रोथ आप करते, 15 साल से आप कुर्सी पे बैठे हैं, तो इंक्लूसिव ग्रोथ पर आपका अगर ध्यान गया होता तो इतना गैप नहीं होता। कहीं 60,000 हर पर कैपिटा इनकम है, तो कहीं सीधा 4,000, 4,500 या 6,000 के आसपास है। तो ये एक बड़ा गैप है। तो ये इंडिकेट करता है कि जो पिछला जो शासन काल रहा है, उस शासन काल में अमीर और अमीर हुए हैं, गरीब और गरीब हुए हैं, दोनों के बीच खाई बढ़ी है। अविनाश, तो बिहार बजट पर लगातार हम जानकारी दे रहे थे अपने दर्शकों को। बिल्कुल अविनाश जी, इस चीज पर चर्चा हम लोग जारी रखेंगे, और इस तमाम तरह की जानकारी और जो चर्चा हुई उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बजट पर आप नजर बनाए रखिए, फिर आपके पास लौटेंगे। आपका भी, रंजीत का भी और अमित वर्मा जी का भी, और तमाम जो मेहमान हमारे साथ जुड़े उन तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास फिर बजट पर चर्चा करने के लिए लौटेंगे जब बजट पेश होगा उसके बाद। तो आपको बता दें कि बिहार आज अपना बजट पेश कर रहा है 2021-2022 के लिए। उम्मीदें जो बजट से हैं उसमें खास तौर से शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य और वेलफेयर को लेकर के जितनी चीजें हैं उन पर काफी उम्मीदें हैं लोगों की कि उस पर बजट आएगा, चाहे अर्थशास्त्री की बात करें या फिर विपक्ष की बात करें। जो सबसे बड़ा सवाल बिहार के सामने खड़ा है, और 22 मार्च 2020 के बाद लगे लॉकडाउन, और लॉकडाउन के बाद बिहार के सामने खड़ी हुई वो तस्वीर जिसमें पलायन, रोजगार का अभाव, भूख और आज भी सरकार के अनुदान के 8 किलो अनाज पर टिके बिहार की हकीकत, और प्रति व्यक्ति आय को लेकर के जिस तरीके से चर्चा हुई है। अगर बजट में ये सब कुछ होता है तो माना जा सकता है कि 2 इंजन की सरकार बिहार को नए विकास की दिशा देने के लिए तत्पर है। नहीं तो आ रहे तमाम बजट की तरह यह भी बजट किताबों में लिखे हुए कुछ अक्षरों से ज्यादा नहीं होगा, और अगली बार फिर एक चर्चा सिर्फ इस विषय को लेकर रह जाएगी कि हम आएंगे और कुछ देंगे। लेकिन इस पर सजग और सहज रूप से कड़ी प्रतिक्रिया भी जरूरी है, और विपक्ष का नजरिया भी। ये तमाम चीजें हम आपके सामने बजट के बाद लेकर के आएंगे, विशेषज्ञों की राय भी, एक चर्चा भी, विपक्ष की बात भी, सरकार का बजट भी। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए ईटीवी भारत के साथ, देश का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म। खबरों में सबसे आगे आप ईटीवी भारत पर रहेंगे, तो बने रहिए।